Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss a very important topic in the plant physiology, that is the C4 cycle of the carbon fixation. C4 cycle is also called the Hatch and Slack pathway or the Hatch and Slack cycle because Hatch and Slack was the discoverer of this cycle. जिस तरह से हमने C3 साइकिल पढ़ी थी कार्बन फिक्सेशन के लिए या फूड फॉर्मेशन के लिए, ग्रीन प्लांट्स में ड्यूरिंग डार्क फेज में क्या होता है, जो आपका फूड फॉर्मेशन होती है लाइक ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है. सो मोस्ट अबेंडेंटली जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म जो होता है, मोस्ट अबेंडेंट जो मैकेनिज्म होता है वो C3 मैकेनिज्म या C3 साइकिल होती है, जिसमें आपका एक कंपाउंड जो कि लीव्स में प्रेजेंट है RU15BP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एक एंजाइम रूबिस्को की प्रेजेंस में आपका चेंज हो जाता है 3PGA में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. सो 3PGA जो है ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें 3 कार्बन्स हैं. इसी वजह से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, उस वजह से उसको C3 साइकिल बोलते हैं. उसमें आपका ग्लूकोज भी फॉर्म होता है प्लस RU15BP रीजनरेट भी होता है. दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दी C3 साइकिल ऑल्सो. बट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ज़रूरी नहीं है सब में C3 साइकिल के थ्रू ही जो है कार्बन फिक्सेशन हो या डार्क फेज जो है सभी की सभी में C3 साइकिल ही हो. जब भी आपका RU15BP रूबिस्को की प्रेजेंस में 3PGA बनाता है जैसा कि C3 साइकिल में होता है, तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है, ये CO2 को फिक्स कर देता है. लेकिन अगर CO2 की कंसंट्रेशन लो है तब जो रूबिस्को आपका ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा. ये हमने C3 साइकिल में भी पढ़ा था. अगर CO2 की कंसंट्रेशन लेस है, जैसा कि आपके जो हाई टेम्परेट रीजन्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे होता है वहाँ पे CO2 वेरी लेस होती है, तो उस तरह के प्लांट्स में आपका जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा और फिर हमें 3PGA या हमें C3 साइकिल नहीं मिलेगी. फिर हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके एक 2 कार्बन कंपाउंड होगा ग्लाइकोलिक एसिड और एक आपका 3PGA का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा जो आगे जाके ग्लूकोज नहीं बना सकता, यानी हमें फूड नहीं मिलेगा, ना ही RU15BP रीजनरेट होगा. तो जो सारा सिस्टम है वो फेलियर हो जाएगा पूरे लीफ का. तो उस केस में ना तो फूड बनेगा ना ही रीजनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो C3 साइकिल है वो नहीं हो पाएगी. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर अडेप्टेशंस करी. किस तरह की अडेप्टेशन की? वो इवन वेरी लेस कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 की प्रेजेंस में भी अपने आप में क्या कर सके, फूड को सिंथेसाइज कर सकें, जो कि C3 साइकिल में पॉसिबल नहीं है बिकॉज रूबिस्को विल वर्क लाइक ए ऑक्सीजनेज नॉट ए कार्बोक्सिलेज. तो उन स्पेशल प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स बोलते हैं जिन्होंने ये अडेप्टेशन शो करी, और उनमें फूड जो फॉर्मेशन होती है या फिक्सेशन होती है वो आपकी C4 साइकिल के थ्रू होती है. दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो उस पर्टिकुलर अडेप्टेशन को जो है एक एनाटमी या आपकी क्रेन्स एनाटमी बोलते हैं. एक स्पेशल एनाटमी होती है उनमें. क्रेन्स एनाटमी में क्या होता है, उनकी लीफ में अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस होगी, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं. तो जनरली मीजोफिल सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज द एक्टिव क्लोरोप्लास्ट, और वो फोटोसिंथेसिस करता है. लाइट रिएक्शंस भी और डार्क रिएक्शंस भी क्लोरोप्लास्ट में होती हैं. लाइट इन दी मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड एंड डार्क इन दी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और ये जो वेस्कुलर बंडल हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड एक स्पेशल तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं. बंडल शीथ सेल्स. तो C4 प्लांट्स में इस स्पेशल रिंग जो बंडल शीथ सेल्स की जो रिंग है इसका प्रेजेंट होना क्रेन्स एनाटमी कहलाता है. तो एक क्लोरोप्लास्ट तो होगा सेम मीजोफिल सेल में ही, जो कि यूजुअल कैरेक्टर है किसी भी प्लांट का. एक दूसरा क्लोरोप्लास्ट, दूसरी तरह के क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल्स में और प्रेजेंट होते हैं जिनको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ग्रेना नहीं है, उनके पास PS2 नहीं है. तो ग्रेना या PS2 नहीं है तो लाइट रिएक्शंस सेकंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में नहीं होंगी. केवल लाइट रिएक्शन फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट जो कि नॉर्मल मीजोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है उसी में होंगी. बट डार्क रिएक्शन जो होती हैं वो दोनों तरह के क्लोरोप्लास्ट में होंगी, यानी C4 जो साइकिल होगी वो टोटल 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंप्लीट होगी. दैट्स वाई इट इज़ अ स्पेशल साइकिल. सो व्हाट इज क्रेन्स एनाटमी एंड व्हाट इज ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, ये आप समझ गए होंगे. बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सेल्स जो कि वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट है वो ए ग्रेनल है, उनमें लाइट रिएक्शंस नहीं होंगी बट उनमें डार्क रिएक्शंस होंगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी C4 साइकिल. सो वी विल स्टार्ट विद द C4 साइकिल. जिस तरह से C3 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है CO2 का वो RU15BP होता है, उसी तरह से C4 प्लांट्स में, क्योंकि अब मीजोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है और बंडल शीथ सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है, तो स्टार्ट होती है मीजोफिल सेल से. मीजोफिल सेल्स में आपका RU15BP प्रेजेंट नहीं है,
जो CO2 को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक अनदर कंपाउंड होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. It will accept the CO2. Whereas in the C3 cycles, the Ru15BP was accepting the CO2 in presence of the enzyme Rubisco. यहाँ पे जो पैप आपका है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये CO2 एक्सेप्ट करेगा. एंजाइम होगा पैपको, फॉस्फोइनोल पायरुवेज कार्बोक्सिलेज. बट ये ऑक्सीजन की तरह बिहेव कभी नहीं करेगा, चाहे कितनी भी लो कंसेंट्रेशन हो. इसको हम पैपको बोलते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट विद द साइकिल. सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे. हम मॉलिक्यूल्स सब जगह 6 ही रहेंगे. टोटल 6 मॉलिक्यूल्स, 6 CO2 एंड 6 H2O. 6 वाटर ऐड होंगे और CO2 आपका रॉ प्रोडक्ट है. वाटर प्लस CO2 लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस में. जिस तरह से C3 में CO2 ऐड हो रही थी, उसी तरह से C4 में भी CO2 ऐड होगी. तो जैसे 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एक कार्बन का कंपाउंड दैट इज द CO2 ऐड हुआ और 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए. बिकॉज इट वाज 3 कार्बन, इट वाज 1 कार्बन. तो जो 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं. इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे. तो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 4 कार्बन होते हैं, इस वजह से इसको C4 साइकिल बोलते हैं. और ये सारा काम मीजोफिल सेल्स में हो रहा है अभी. ओके, दिस बॉक्स इज द मीजोफिल सेल एंड दिस बॉक्स इज शोइंग द बंडल शीथ सेल. 2 तरह की सेल है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट है. ओके, बट दिस इज ए ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें लाइट रिएक्शंस नहीं होती. अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होगा मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज. ओके, ये डीहाइड्रोजिनेशन कराएगा NADPH2 का. NADPH2 विल रिलीज 2 हाइड्रोजन्स एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द सबस्ट्रेट. और सबस्ट्रेट क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैंने क्लास में जो है स्ट्रक्चरली भी पढ़ाया हुआ है. आप अगर हाइड्रोजन ऐड होना या रिमूव होना देखना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्म को वहाँ से रेफर कर सकते हैं. ओके, सो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसमें 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे. सो इट विल चेंजेस इनटू द मैलिक एसिड. वेट, आई विल जस्ट शो द रिएक्शन. Here is the phosphoenol pyruvate, the CH2C. This carbon will form the 4 bonds. Okay, this is the phosphoenol pyruvate. और इसमें जो आपका CO2 ऐड होगी प्लस वाटर ऐड होगा. ओके, it will form the, there will be 1 carboxyl group. वन टू थ्री फोर, ये 4 कार्बन कंपाउंड जो बनता है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट. अब ये जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये चेंज होगा मैलिक एसिड में. तो ये देखिए किस तरह से हो रहा है. दिस इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. डिहाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं. ओके, ये जो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं ये आपके इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एक्वायर होंगे. सो बाकी सेम एज इट इज रहेगा. कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इट विल बी CHOH. दिस विल बी COH. तो डिहाइड्रोजेशन तो हो रहा है NADPH2 का और बन रहा है मैलिक एसिड. सो इट इज, दिस एंजाइम इज द मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड दिस इज द मैलिक एसिड. सो दिस मैलिक एसिड इज बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द मीजोफिल सेल्स. और 6 ही मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि 6 ही मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट के थे. फर्स्टली इट विल कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज इट विल फॉर्म द मैलिक एसिड. अब ये जो मैलिक एसिड बना है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स में. ओके, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स. और बंडल शीथ सेल्स क्या है? वेस्कुलर बंडल के अराउंड. तो वहाँ भी है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा. फिर यहाँ जो ये मैलिक एसिड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा. ओके, और डीहाइड्रोजिनेशन भी होगा. दिस मैलिक एसिड विल डीकार्बोक्सिलेटेड. 4 कार्बन का कंपाउंड है, एक CO2 निकल जाएगी तो कितने कार्बन का कंपाउंड देगा? 3 कार्बन का, प्लस 2 हाइड्रोजन्स भी इसमें से क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे. सो देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम. डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीहाइड्रोजिनेशन भी. तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम. क्योंकि NADP को इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मैलिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन दे दिए जाएंगे तो ये NADPH2 बना लेगा. और 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ही बना लेगा इसके. ठीक है, तो इसको हम NADP स्पेसिफिक मैलेट
एंजाइम बोलते हैं, NADPME शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम। ओके, सो NADPS2 6 यहाँ बन गए, 6 यहाँ हमने यूज किए थे, तो देखो एक तरह से बैलेंस हो गए, 6 NADPS2 was used, 6 NADPS2 was made। ओके, सो दिस मैलिक एसिड नाउ चेंजेस इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड बिकॉज इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकलती है, 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ही मॉलिक्यूल निकलेंगे किसके, CO2 के, और एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज द पायरुविक एसिड, और इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो CO2 है, अब क्योंकि 6 मॉलिक्यूल CO2 के बन गए बंडल शीथ सेल्स में, अब हम बंडल शीथ सेल में, मेसोफिल सेल में नहीं, तो यहाँ CO2 की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ओके, तो इस CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से बंडल शीथ सेल्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट कंपाउंड इज दी RU15BP। तो RU15BP को जब इनफ CO2 मिल जाती है तो रुबिस्को एंजाइम नाउ कैन एक्ट लाइक अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो अब RU15BP को CO2 मिलते ही ये क्या हो जाएगी, C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। बट ध्यान रहे ये बंडल शीथ सेल में हो रहा है, जबकि C3 प्लांट्स में, नॉर्मल प्लांट्स में ये सारा काम मेसोफिल सेल में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे बंडल शीथ सेल प्रेजेंट ही नहीं होती। तो यहाँ पे C3 साइकिल हो जाएगी, फूड मिल जाएगा हमें, ग्लूकोज जो मिला वो ग्लूकोज बाहर क्लोरोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म से फिर वो आपका फ्लोएम में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पूरे प्लांट को मिल जाएगा, फूड ट्रांसलोकेशन जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ हमें फूड मिल जाता है, C3 साइकिल होती है, खुद C4 प्लांट्स में भी या C4 मैकेनिज्म में भी C3 साइकिल होती है। कहाँ होती है, बंडल शीथ सेल में। अब हमारी C4 साइकिल कंप्लीट करते हैं हम, यहाँ हमें फूड मिल गया। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये अगेन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में ही, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, अगर ये फोस्फोइनोल पायरुवेट डीजनरेट हो जाए, दोबारा ना बने, तो आपका कभी भी जो है रिसाइकल नहीं हो पाएंगे ये जो कंपाउंड है, तो एक लिमिट के बाद फूड बनना बंद हो जाएगा जब भी फोस्फोइनोल पायरुवेट खत्म हो जाएगा, तो इसको रीजनरेट करना भी जरूरी है। तो पायरुविक एसिड से रीजनरेशन होगा, पायरुविक एसिड चला जाएगा मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में एक स्पेशल एंजाइम योर पायरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज, PPDK बोलते हैं इसको, पायरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज। ये डाइकाइनेज एंजाइम है, 2 ATPs मिलके एक फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट को, जबकि 1 ATP नॉर्मली जो है काइनेज एंजाइम एक ATP से एक फॉस्फेट प्रोवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे टोटल 2 ATP लगते हैं, ठीक है, इसमें पायरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज में। सो 6 मॉलिक्यूल्स थे पायरुविक एसिड के, तो इनके लिए टोटल 12 ATPs खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे, और फिर इनको क्या हो जाएगा, इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा पायरुविक एसिड का, जो कि बंडल शीथ सेल से किस में आया था, मेसोफिल सेल में। जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो इट विल अगेन बिकम दी 6 फोस्फोइनोल पायरुवेट। 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड है आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट, इसमें फॉस्फोरस आ गई ATP की वजह से। सो पूरे प्रोसेस में टोटल 6 NADPH2 यूज हुए थे, 6 बन गए, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 12 ATPs हमने खर्च करे। सो इट इज़ ए एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, जबकि C3 साइकिल में हम 18 ATP खर्च कर देते थे। ओके, इफ़ यू रिमेंबर 12 तो 3 PGA को 13 PGA बनाने के लिए, और 6 लास्ट में RU BP को RU15BP बनाने के लिए। टोटल 18 ATPs वहाँ पे खर्च होते थे, जबकि C4 में 12 ही ATP खर्च होते हैं। तो ये एफिशिएंट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू दी C3 साइकिल। सो कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक एमेरेंथस, एट्रीप्लस, बाजरा जो आपका है, मेज, शुगर केन, ये सब C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, जिनके अंदर क्या होता है, C4 मैकेनिज्म होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन। सो इट वाज ऑल अबाउट दी C4 पाथवे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दी C3 मैकेनिज्म। और C4 में भी आपकी C3 साइकिल होती है, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी noted for the formation of the food, but the C3 cycle in the C4 plants occurs in the bundle sheath cells, not in the mesophyll cells. And in the C3 plants there is a one type of the cell, these are the mesophyll cells, तो उन्हीं में क्या होती है, आपकी C3 साइकिल होती है। So that's all for today, have a nice day.